ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे विनफास्ट MPV 7 का रिव्यू, यामा एरोक्स E की टेस्ट राइड, समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी, और फोक्सवैगन ने लॉन्च की नई टाइगुन। विनफास्ट जल्द ही MPV सेगमेंट में एंट्री करने वाली है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। दरअसल कंपनी 15 अप्रैल को लॉन्च करने जा रही है MPV 7 और हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉन्च से पहले इस गाड़ी का एक्सक्लूसिव रिव्यू, ताकि एक आइडिया आपको लग सके कि डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, फीचर्स या फिर स्पेस के मामले में ये कहाँ स्टैंड करती है। तो चलिए मेरे साथ विनफास्ट की MPV 7 की टेस्ट ड्राइव पर। हम वियतनाम में हैं और मौका है विनफास्ट की MPV V7 को ड्राइव करने का। ये विनफास्ट के प्लांट में एडास ट्रैक है जहां हमने इसे ड्राइव किया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जल्द ही इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होने वाली है विद इन अ मंथ, जो एक्सपेक्टेड है। और उस हिसाब से इंडिया में जो पोर्टफोलियो है विनफास्ट का VF6 और VF7 को ये ज्वाइन करेगी। हालांकि ये एक MPV है और लॉन्च होगी तो उसका मुकाबला सीधे होगा किया करंट क्लेविस EV से या फिर BYD E-MAX 7 से। एक्सटीरियर हाईलाइट और डिमेंशंस की बात करते हैं तो लगभग 4.5 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ है, क्लोजर टू 2 मीटर्स की इसकी विड्थ है और हाइट इसकी लगभग 1.7 मीटर की है। और अगर इसका व्हील बेस देखेंगे तो वो 2840 मिलीमीटर का है। 19 इंच के व्हील्स आपको मिल रहे हैं विद वी लोगो। इनफैक्ट अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे तो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन आपको इसके फ्रंट में और इसके इंटीरियर्स में मिलेगा। बहुत नीट एंड क्लीन इसके एक्सटीरियर्स हैं। बाकी विनफास्ट गाड़ियों की ही तरह आपको ये एक स्लीक लाइट बार मिलती है। ये आपको विनफास्ट का V मोटिव मिल रहा है जो कि डोमिनेट करता है फ्रंट को। यहाँ आपको नीचे ब्लैक फिनिश दिखाई देगा। इनफैक्ट आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक ब्लैक कलर की क्लेडिंग भी पूरे प्रोफाइलिंग में दिखाई देगी। विनफास्ट ने इसका ओवरऑल डिजाइन काफी सिंपल लेकिन इफेक्टिव रखा है। नीट और क्लीन लाइंस इसको मॉडर्न लुक देती हैं विदाउट मेकिंग इट फील ओवरडन। ओवरऑल स्टाइलिंग फील्स नीट, वेल थॉट आउट एंड प्रीमियम एट फर्स्ट ग्लांस। इंटीरियर्स में क्या फीचर्स हैं और कंफर्ट कितना है उसकी बात करेंगे। पहले बता दें कि ये 2+3+2 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। अब गाड़ी के अंदर आपको क्या मिल रहा है पहले देखते हैं इसकी फ्रंट रो। गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी प्लेन जेन इंटीरियर्स मिलेंगे और बहुत नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड है। हाईलाइट के तौर पे आपको सिर्फ ये 10.1 इंच का टच स्क्रीन दिखाई देगा। सारी फंक्शनिंग गाड़ी की अगर आपको एक्सेस करनी है तो इस स्क्रीन के थ्रू ही आप एक्सेस करेंगे, क्योंकि ड्राइवर के लिए भी जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है वो मिसिंग है। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकती है क्योंकि ड्राइवर को भी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस मेन स्क्रीन के थ्रू ही नेविगेट करना होगा। कॉकपिट स्टाइल का ये आपको सेंट्रल कंसोल मिलता है जो कि पीछे तक एक्सटेंड करता है, यानी फ्रंट सीट्स के एंड तक। यहाँ कप होल्डर्स मिल रहे हैं, यहाँ भी स्टोरेज स्पेस है, आर्म रेस्ट है, यहाँ भी स्पेस दी गई है। ये वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल रहा है। तो स्टोरेज स्पेस तो काफ़ी है सेंट्रल कंसोल में। यहाँ भी नीचे की तरफ भी यहाँ आपको काफ़ी स्पेस मिलता है हैंड बैग वगैरह रखने के लिए। यहाँ आपको C टाइप और USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। फैब्रिक जो है इनकी सीट्स का वो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आपको कंट्रास्ट स्टिचिंग भी दिखाई देगी। लेकिन ओवरऑल काफ़ी सारा ब्लैक प्लास्टिक गाड़ी को डोमिनेट करता है डैशबोर्ड पर, सेंट्रल कंसोल में या फिर डोर पैनल्स पर। और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी जस्ट ओके है, बहुत अमेजिंग नहीं है। यहाँ जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वहाँ भी कुछ कंट्रोल्स आपको मिलते हैं इस स्क्रीन के लिए नेविगेट अगर आप करना चाहें तो। इसके अलावा जो ये सीट्स हैं इनमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स नहीं मिल रही हैं, सिर्फ मैनुअल एडजस्टमेंट्स ही हैं। फिर चाहे आपको सीट्स की मूवमेंट पीछे की तरफ करनी हो या फिर सीट को आगे पीछे मूव क्यों ना करना हो। इसके अलावा आपको 4 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है और सिंगल जोन AC मिलता है, यानी मैनुअल AC आपको ऑपरेट करना होगा। स्पेस हालांकि डिसेंट है फ्रंट रो में, बट सेकंड रो में क्या कुछ पैसेंजर्स को ये गाड़ी ऑफर कर रही है, लेट्स सी। तो इस गाड़ी में फ्लैट फ्लोर होने की वजह से स्पेस आपको ठीक मिलती है,
क्योंकि जो फ्रंट की सीट्स हैं वो कम्प्लीटली पीछे हैं, उसके हिसाब से भी स्पेस डिसेंट मिल रहा है। और डेफिनेटली आप सेकेंड रो की जो सीट्स हैं उनको मूव कर सकते हैं अगर थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए स्पेस क्रिएट करना है। सीट्स की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, हालांकि जो विड्थ है सीट की वो डेफिनेटली बेटर हो सकती थी, लेकिन आप इन सीट्स को यहाँ दिए गए क्लीवर के थ्रू ये देखिए रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन USB और C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। रेयर पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड AC वेंट्स दिए गए हैं, मैगजीन होल्डर है। बाकी ये स्पीकर सिस्टम तो यहाँ पर मौजूद है ही। और आसान बात यह है कि अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो यहाँ दिए गए स्लीवर को सिर्फ आपको ऐसे पुल करना है और एक पुल पे ही ये पूरी आगे फोल्ड हो जाती है ताकि थर्ड रो को आप एक्सेस कर सकें। और थर्ड रो की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी काफ़ी आसान है, बट डेफिनेटली बड़े तो नहीं बैठ सकते, सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं क्योंकि जो सीटिंग है वो काफ़ी लो है। हालांकि जो ये आपको सीट्स मिल रही हैं इनको आप बूट स्पेस से एडजस्ट कर सकते हैं रिक्लाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर इस सीट पर कोई नहीं बैठा है और आपको लगेज स्पेस इंक्रीज़ करना है तो भी आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेस आपको बूट से करना होगा। पीछे आपको सिर्फ कप होल्डर्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं, बड़े तो कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। लेकिन यहाँ एमिनिटीज़ के हिसाब से आपको थर्ड रो के लिए AC वेंट्स भी मिलते हैं। क्विकली दिखाते हैं बूट। अगर इसकी तीनों सीट्स ऊपर हैं तो आपको 126 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जो कि यूजेबल है। छोटे बैग तो आसानी से आ सकते हैं। यहाँ दिए गए इस लीवर के थ्रू आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं कम्प्लीटली, या फिर आपका कोई स्ट्रेट बैग है तो आप थोड़ा सा भी आगे कर सकते हैं। और अगर थर्ड रो की सीट्स आप पूरी तरह फोल्ड कर देंगे तो ये जो 126 लीटर का बूट स्पेस है ये इंक्रीज होके लगभग 607 लीटर का हो जाएगा। लेकिन ड्राइवेबिलिटी कैसी है इस गाड़ी की, सेकंड रो में बैठकर कैसा आप एक्सपीरियंस महसूस कर सकते हैं, अब उसकी करेंगे बातचीत। तो लेट्स गेट ऑन टू द ड्राइवर सीट। MPV 7 में 60 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है सिंगल मोटर के साथ, और ये 204 HP की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। पावर डिलीवरी इसमें ओवरऑल ग्रेजुअल है, इमीडिएट रश नहीं है, और शायद यही वजह है कि अगर स्टैंड स्टिल से कंपेयर करें तो ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो अंडर 10 सेकेंड्स हासिल कर लेती है। 3 ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए भी 3 लेवल्स मिलते हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग को ऑफ भी कर सकते हैं। डी एक्सेलरेशन इवन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सेटिंग बहुत अग्रेसिव फील नहीं देता है, और इनफैक्ट अराउंड 5 km/h की स्पीड तक ये क्रॉल करता है, इसीलिए इसमें आपको सिंगल पेडल ड्राइव मोड नहीं मिल रहा है। रिफाइनमेंट हालांकि इसका बहुत बेहतर नहीं है, गाड़ी के अंदर आपको मोटर की साउंड कंसिस्टेंटली सुनाई देती है। जो ये वियतनामीज वर्जन है इसमें क्लेम्ड रेंज है 450 किलोमीटर्स की। हालांकि विनफास्ट काफी कॉन्फिडेंट है कि इंडियन मार्केट्स में जो रियल वर्ल्ड रेंज रहेगी वो ओवर 500 किलोमीटर्स की ऑफर की जाएगी। एज फार एज चार्जिंग गोस, ये बैटरी सपोर्ट करती है 80 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग, यानी 10 to 80% चार्ज ये सिर्फ 30 मिनट्स में हो जाएगी। इंडियन वर्जन में ये 19 इंच के व्हील्स अवेलेबल होंगे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इसकी जो हाई स्पीड राइड और स्टेबिलिटी है वो भी काफी इंप्रेसिव है। हालांकि कुछ इम्परफेक्शंस हैं इसमें भी, बॉडी रोल्स इसमें आपको काफ़ी मिलेंगे। ऑल्दो ये गाड़ी हमने एक टेस्ट ट्रैक पर चलाई तो हमारा ड्राइव एक्सपीरियंस काफ़ी लिमिटेड था, लेकिन कंपनी दावा कर रही है कि जो इंडिया में वर्जन लॉन्च किया जाएगा उसमें सॉफ्टर सस्पेंशन रखा गया है और इसको ट्यून किया गया है, विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर बम्पी रोड कंडीशंस इन इंडिया। MPV 7 लॉन्च होगी 15 अप्रैल को। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 लाख के आसपास की इसकी कीमत हो सकती है। इस प्राइस रेंज में आप काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मिस कर रहे हैं, फिर चाहे वो सनरूफ है, वायरलेस फ़ोन चार्जर हो, या वेंटिलेटेड सीट्स क्यों ना हो, या फिर ड्राइवर डिस्प्ले। हालांकि जो इसका टच स्क्रीन सिस्टम है वो लार्ज है, इजी टू यूज़ है, जो कि एक पॉजिटिव है, अच्छी से रिस्पॉन्ड भी करता है, एक अच्छा गुड यूजर एक्सपीरियंस ऑफर करता है। हालांकि ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट नहीं करता है, जो कि इनकन्वीनियंट हो सकता है कुछ यूजर्स के लिए। ओवरऑल जो इसकी फीचर लिस्ट है वो भी काफ़ी लिमिटेड है व्हेन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। इंटरेस्टिंगली ये मॉडल होम मार्केट में लीमो ग्रीन के नाम से बेचा जाता है। हालांकि इंडिया में जो ये नेम प्लेट है लीमो ग्रीन का, इसे रिजर्व किया जाएगा फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए, यानी MPV 7 प्राइवेट बायर्स के लिए होगी और सिमिलर गाड़ी लीमो ग्रीन फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए होगी। हालांकि ये दोनों ही वर्जन्स फंडामेंटली आइडेंटिकल होंगे, लेकिन जो फ्लीट स्पेक लीमो ग्रीन है उसमें कुछ माइनर कॉस्मेटिक ट्विक्स हो सकते हैं,
कुछ कम फीचर्स हो सकते हैं और साथ ही प्राइस पॉइंट भी लोअर हो सकता है टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम रिटेल बाइंग। अब इस प्राइस के साथ इन लिमिटेड फीचर्स के साथ कैसा रिस्पॉन्स इस गाड़ी को मिलता है वो देखना होगा, बट इसके लॉन्च पर इसकी प्राइसिंग काफी क्रूशल होगी। तो इस 7 सीटर MPV में स्पेस और पावर भरपूर आपको मिल रही है। इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इसमें प्राइस कंपनी क्या लेकर आ रही है, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी आगे की सक्सेस। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे यामा के एरोक्स ई स्कूटर की टेस्ट राइड। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। मैक्सी स्कूटर सेगमेंट में यामा मोटर्स अपने एरोक्स के इलेक्ट्रिक वर्जन को लेकर आने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें रेंज कितनी मिलेगी, आइस के मुकाबले पावर और परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये सब बातें जाननी है तो देखिए स्टोरी। यामाहा की एरोक्स तो आपने देखी होगी, लेकिन ये जो आप स्कूटर देख रहे हैं ये है एरोक्स का ई वर्जन यानी इलेक्ट्रिक वर्जन। और इसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो है रेंज, पावर और इसकी परफॉर्मेंस, और यही इसे आइस इंजन से अलग करता है। और मैं बता दूं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है उसका पावर है 9.4 किलोवाट का, और इसी वजह से जो इसकी टॉप स्पीड है वो 95.5 किलोमीटर का है, और एक बार फुल चार्ज करने में एक करीब 117 किलोमीटर आराम से चल लेती है। वैसे मैं बता दूं इस एरोक्स ई को जो एरोक्स आइस इंजन वाली जो स्कूटर है उसके ही बेस पर बनाया गया है। सेम प्लेटफॉर्म है, सेम चीज़ है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो मोटर है वो बिल्कुल अलग है। और इसमें 2 बैटरी पैक लगा हुआ है 1.5 किलोवाट का, और जिसे आप निकाल करके घर में चार्ज कर सकते हैं। निकालना है आपको, यहाँ पर सीट खोलना है, और सीट खोलने के बाद यहाँ पर इसका बैटरी दिया गया है, और बैटरी को निकाल करके इस तरह से आप घर में चार्ज कर सकते हैं। ये है 1.5 किलोवाट का बैटरी पैक, और इसे फुल चार्ज करने में करीब 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है, और दोनों बैटरी को चार्ज करना है तो करीब 6 घंटे का टाइम लगता है। इसको रखना है, आप इसे आराम से इसे रखिए और ये लॉक हो जाता है। बंद करना है और इसे बंद कीजिए, और सीट को आप आराम से बंद कर दीजिए। चलाने में सेम जो एरोक्स है उसकी तरह है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्मूथ है आइस इंजन के मुकाबले, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है। जो व्हील है, फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों में आपको 14 इंच के टायर हैं, और फ्रंट व्हील में आपको ABS के साथ साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। जो मोटर है वो यहाँ पर मोटर फिट किया गया है, PMSM मोटर लगा हुआ है 9.4 किलोवाट का, और ये चैन ड्राइव के सहारे काम करता है, और चैन में लुब्रिकेंट दिया गया है ताकि चैन की जो लाइफ है वो बेहतर हो जाए। एरोक्स ई में आपको 5 इंच का TFT स्क्रीन दिया गया है, और इसमें सारे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं जो आपको चाहिए होता है। और आपके राइट साइड में रेड कलर का बटन दिया गया है, ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड मोड का बटन दिया गया है, और नीचे ये छोटा सा मोड देख रहे हैं, ये है मोड बटन, और इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं। पहला है इको, दूसरा है स्टैंडर्ड, और तीसरा है आपको पावर मोड। पावर मोड के साथ साथ एक और बूस्ट मोड भी यहाँ पर दिया गया। इस लेफ्ट साइड में हॉर्न के नीचे एक छोटा सा बटन दिया गया, टॉगल बटन। जैसे इसको आप प्रेस करेंगे आपको 5 सेकंड के लिए ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क ये आपको एरोक्स ई प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप आराम से स्पीड में आप किसी से आगे निकल सकते हैं। और जो उसके ऊपर टॉगल बटन दिया गया है, इसके सहारे
TFT स्क्रीन में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो आप यहाँ से डिस्प्ले में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे ट्रिप 1 ट्रिप 2 हो, नेविगेशन सिस्टम हो, वाई कनेक्ट के सारे फीचर्स हो, कॉल हो, मैसेज हो, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एरोक्स ई का जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि ये मैक्सी स्कूटर है, परफॉर्मेंस स्कूटर है। सामने देखें 2 ट्विन हेडलैम्प लगा हुआ है और यहाँ पर आपको DRL दिया गया और यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया और सामने आगे इसका फ्रंट फेसिया है वो आगे की तरफ निकला हुआ है जिससे कि इसकी जो खूबसूरती है और इन्हांस हो जाता है। और जहाँ पर हेडलैम्प लगना चाहिए वहाँ पर एक कॉल लगा हुआ है ब्लैक कलर का जो वाइज़र की तरह काम करता है। और मैं बता दूँ इसमें X फैक्टर की तरह लुक दिया गया है बीच फ्रेम में और यही इसकी खूबसूरती भी है। एरोक्स ई का जो परफॉर्मेंस है वो कमाल का है। लगता नहीं है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ऐसा लगता है कि सेम आइस इंजन वाली ही स्कूटर है। इतना इसमें टॉर्क और जो उसको पुलिंग पावर मिलता है, वजह है इसका पावरफुल मोटर। और कंपनी का कहना है कि इसका जो टॉर्क है वो करीब 48 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है पीक पावर पर। और दूसरी चीज़ इसमें एक बूस्ट मोड मिला हुआ है, जैसे ही आप प्रेस करेंगे फिर देखिए कमाल, 5 सेकेंड के लिए आप किसी भी गाड़ी को आप पीछे कर सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो एरोक्स ई का ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बेहतर है और इसके पीछे वजह है दोनों ही व्हील में आपको डिस्क ब्रेक होना और दूसरा फ्रंट व्हील में ABS चैनल और तीसरा ट्रैक्शन कंट्रोल। जब आप टर्निंग में गाड़ी को टर्न करते हैं उस समय ये गाड़ी कंट्रोल में रखती है, वजह है ट्रैक्शन कंट्रोल। एरोक्स ई का भारत में किसी भी स्कूटर से मुकाबला नहीं है, लेकिन एक स्कूटर है सिंपल वन, उससे इसका मुकाबला हो सकता है परफॉर्मेंस के मामले में। लेकिन ये मैक्सी स्कूटर है, वो नॉर्मल स्कूटर है। पावर थोड़े से दोनों के करीब करीब हैं, लेकिन प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। इसका प्राइस अभी अनाउंस नहीं हुआ है और माना जा रहा है कि एरोक्स ई का जो प्राइस है करीब 2 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों ज़रूरी है?
अगर व्हील अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या असर हो सकता है आपकी गाड़ी पर, उसकी लाइफ पर, इंजन पर, परफॉर्मेंस पर? ये सब बातें जानना चाहते हैं तो देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में हैं, लेकिन पहली खबर है वोक्सवैगन की तरफ से। जी हाँ, वोक्सवैगन ने कुशाक की तरह ही टाइगून का नया अवतार लेकर आ गए हैं और इस नई टाइगून में आपको कई छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। इसमें कॉस्मेटिक तो है ही, साथ ही इंजन के गियर बॉक्स में भी बदलाव किया गया है। हेडलैम्प नए शेप में है, ग्रिल का डिजाइन नया है, टेल लैम्प का डिजाइन भी अब नया दिया गया है। साथ ही इंटीरियर में आपको जो रियर सीट है उसमें आपको मसाज का भी ऑप्शन मिलता है। वेंटिलेटेड सीट तो है ही, साथ ही आपको पैनोरामिक बड़ा सा दिया गया है और इसके 1 लीटर के जो TSI इंजन है उसमें आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन मिलता है। जो कुशाक में आपको मिलता है वही सेम चीज़ इसमें भी दिया गया है। कीमत का खुलासा कंपनी ने अभी नहीं की है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत सेम कुशाक और क्रेटा के आसपास ही होगी। रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली C6 को लॉन्च कर दी है और इसे सिर्फ बेंगलुरु में फिलहाल लॉन्च किया गया, पूरे देश में अभी लॉन्च नहीं हुआ है और एक शोरूम कीमत है 2,80,000 रुपया। लेकिन अगर आप इसे बैटरी एज ए सर्विस के तौर पर लेते हैं तो इसकी कीमत है 2 लाख रुपया और इसकी जो रेंज है, जो कंपनी का दावा है IDC टेस्ट कंडीशन में, वो है करीब 154 किलोमीटर और जो टॉप स्पीड है वो है 115 किलोमीटर। बैटरी 3.9 किलोवाट का बैटरी लगा हुआ है, थोड़ा सा छोटा है बाइक के हिसाब से और मोटर का जो पावर है 15.4 किलोवाट का, लेकिन टॉर्क काफ़ी अच्छा है। 60 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है और इसमें कई राइड मोड दिए गए हैं और इसे एक यूनिक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है जिसे मैग्नीशियम से बनाया गया, जो काफ़ी लाइट वेट है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। टायर का साइज है 19 इंच और इसमें ABS के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। अब देखना होगा कि इससे आपके शहर में कंपनी कब लॉन्च करती है। और इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।